हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहित और आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 10। मॉड्यूल का नाम है सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र। वैसे तो ये मॉड्यूल उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, लेकिन इस मॉड्यूल को करना प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों शिक्षकों को है। तो इस मॉड्यूल में बहुत सारी अच्छी अच्छी बारीकियों के साथ ये समझाया गया है कि बच्चों को सामाजिक विज्ञान का शिक्षण या सामाजिक विज्ञान का अध्ययन कैसे कराया जा सके। दोस्तों, इस प्रश्नोत्तरी को डिस्कस करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोगों को मॉड्यूल को पूरा नहीं पढ़ना है, क्योंकि प्रश्नोत्तरी करने से मॉड्यूल पूरा नहीं हो जाता है। इसलिए सारे शिक्षकों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि केवल प्रश्नोत्तरी को ध्यान में रखकर मॉड्यूल को ना किया करें। जो भी कंटेंट दिया हुआ है उसे बहुत ही बारीकी के साथ पढ़ा करें। धन्यवाद। तो अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन है, राजतंत्रात्मक शासन की प्रणाली में कौन निर्णय लेता है। राजतंत्रात्मक, राजा की बात आ गई, यानी कि राजशाही की बात आ गई, तो राजा या रानी। नेक्स्ट, सामाजिक ज्ञान या सामाजिक अध्ययन वर्ग में मॉक संसद का संचालन करने का मुख्य कारण क्या है। पहली चीज़ तो है मॉक संसद क्या होती है। इसमें क्या होता है, स्कूल स्तर पर ही एक संसद का गठन किया जाता है, बाल संसद का। उसमें क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है, कोषाध्यक्ष होता है, पुस्तकालय मंत्री होता है। इस टाइप से हम कई बच्चों को ये जिम्मेदारी दे दी जाती हैं और वो उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसका मुख्य कारण ये होता है, राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज की कुछ समझ विकसित हो जाती है उन्हें कि किस प्रकार से राजनीतिक संस्थाएं कामकाज करती हैं। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, एक ग्लोब के बारे में निम्नलिखित बयान में से कौन सा सही नहीं है। ध्यान से देखिएगा, इसमें पूछा गया है नहीं है। तो पहला ऑप्शन है, ग्लोब पृथ्वी का एक मॉडल है। ये तो बिल्कुल सही है। ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता है। यही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाला इस है, स्पर्श ग्लोब विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। एक ग्लोब की विशेषताओं में अक्षांश और देशांतर रेखाएं भी होती हैं। तो इसका जो नहीं वाला ऑप्शन होगा वो हो जाएगा, ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता है। नेक्स्ट, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के रूप में माना जाता है। तो इसके ऑप्शन है मकर रेखा, कर्क रेखा, मानक मध्याह्न रेखा और भूमध्य रेखा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा मकर रेखा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देशांतर की सभी रेखाएं लंबाई में भिन्न होती हैं। अक्षांशों की सभी भूमध्य रेखा से छोटी होती हैं। अक्षांशों की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती हैं। देशांतर रेखाओं को समांतर रेखाएं भी कहा जाता है। अक्षांश रेखाओं को मेरिडियन कहा जाता है। देखिए, जो भूमध्य रेखा यानी कि भूमध्य बिल्कुल बीच से होकर जो जाती है रेखा, वो सबसे लंबी रेखा होती है, और जो उसके इधर उधर जो रेखाएं होती हैं, अक्षांश रेखाएं, वो हमेशा उससे छोटी होती हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, अक्षांशों की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती हैं। नेक्स्ट, कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। देखें क्या है। कॉलम ए में है पांडुलिपियाँ, यानी कि लिपियों से बात आ गई, यानी लिखी हुई कोई चीज़ें होंगी। शिलालेख, और सी है स्मारक, डी है पुरातात्विक साक्ष्य, धातु पर या ईंटों पर पुरातात्विक साक्ष्य। ऐसे ही कॉलम बी में इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। एक नंबर पर है चीज़ें जो ज़मीन से खोद कर निकाली जाती हैं। अतीत से संबंधित इमारतें या तो ज़मीन से खोद कर निकाली गई या ज़मीन पर स्थित हैं। और थर्ड है हस्तलिखित प्राचीन पुस्तकें। और फोर्थ है लेखन जो या तो पत्थर की सतह पर या धातु पर या ईंटों पर उत्कीर्ण हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो पांडुलिपियाँ हैं वो होती हैं, पांडुलिपियों का मतलब होता है हस्तलिखित प्राचीन पुस्तकें। तो ए वाला थर्ड से मैच करेगा। और शिलालेख क्या होते हैं। शिलालेख होते हैं लेखन
जो शिला का मतलब सिल का मतलब पत्थर और लेख का मतलब लिखी हुई, पत्थरों पर जो लिखा हुआ होता है। लेखन जो या तो पत्थर की सतह पर या धातु पर या ईंटों को उत्कीर्ण है। स्मारक का मतलब होता है ये अतीत से संबंधित इमारतें। स्मारक कहते नहीं है, स्मारक उनकी स्मृति में बनाई गई हैं इमारतें, तो इसलिए स्मारक का मतलब अतीत से संबंधित इमारतें। पुरातात्विक साक्ष्य धातु पर। ये पुरातात्विक साक्ष्य क्या होते हैं? ये होते हैं जो चीज़ें ज़मीन से खोद कर निकाली जाती हैं। पुरातात्विक साक्ष्य यानी कि कोई भी एविडेंस। तो इसमें सब में सारे बता दिए हमने। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा, यानी कि डी का पहले वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, यानी कि ये वाला ने फोर्थ। नेक्स्ट, साहित्यिक स्रोत हैं। साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं? पहला ऑप्शन है महाकाव्य, पुराण, स्मृति। दूसरा है इमारतों, गड्ढे में बने घर, सिक्का। तीसरा है पत्थर के औजार, मिट्टी के बर्तन, जले हुए अनाज। चौथा है ग्लोब, नक्शे, जानवरों की हड्डियाँ। तो साहित्यिक स्रोत जो होते हैं साहित्य से संबंधित हो गए, यानी कि साहित्य में क्या आता है? महाकाव्य, पुराण और स्मृति। नेक्स्ट, विभिन्न आजीविकाओं के बारे में पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी? तो पहला ऑप्शन है व्याख्यान विधि का उपयोग करना, गलत है बिल्कुल। बहसों का आयोजन करना, ये भी गलत है। पाठ्य पुस्तक को जोर से पढ़ना, ये भी गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ड्रा, यानी कि कोई चीज़ ड्रॉ करें या लिखें और उस पर चर्चा करें, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी विधि शिक्षार्थी द्वारा इस सीखने के प्रतिफल की योग्यता को प्राप्त करने के लिए सबसे सटीक होगी? जांच करना कि क्या लोगों के पास जीविका कमाने के समान अवसर हैं। ऑप्शन है केवल पाठ्य पुस्तकों से पढ़ना, व्याख्यान विधि का उपयोग करना, पूरा करने हेतु दिया गया कार्य, परियोजना आधारित आधारित ज्ञान। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा परियोजना आधारित ज्ञान। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान का पठन पाठन बढ़ावा देता है। सामाजिक विज्ञान के पठन पाठन से हमें क्या बढ़ावा मिलता है? पहला है स्वतंत्रता, विश्वास, विविधता के लिए सम्मान जैसे मानवीय मूल्य। दूसरा है सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर सरकार के नज़रिए का ज्ञान। पाठ्य पुस्तक में व्यक्त किए गए विचारों को जानने और उनका पालन करने की क्षमता। उच्च स्तर पर इन विषयों का अध्ययन करने के लिए तैयार होना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा स्वतंत्रता, विश्वास, विविधता के लिए समान सम्मान जैसे मानवीय मूल्य। 10 क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट किए और सारे उस क्वेश्चंस के आंसर दिए, कोई भी स्किप नहीं किया है। इसको सबमिट कर देना है और हमारा स्कोर आ जाता है 10/10। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक भाई हमारे इस वीडियो का लाभ उठा सकें। लेकिन एक बार मैं पुनः विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इस वीडियो का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप मॉड्यूल को पूरा ना पढ़ें। ये एक आपको सहयोगात्मक वीडियो है, इसीलिए इस वीडियो को पढ़ने के साथ साथ, देखने के साथ साथ आप मॉड्यूल को बारीकी से पढ़ें, जिससे बच्चों को अच्छा अध्ययन करा सकें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।